Hello everyone. In this class we will read the chapter 3 Glimpses of the Past. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. इस जो चैप्टर ये हमारा जो लेसन है इसमें 1757 से लेके 1857 तक का जो 100 ईयर्स का पीरियड था उसकी जो हिस्ट्री के जो इवेंट्स थी हमारी उनकी एक झलक प्रस्तुत की गई है. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. 1857 में सभी जानते हैं कि 1857 में हमारा जो फर्स्ट वॉर था इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए, जो हमारी प्रथम लड़ाई थी वो हमने शुरू की थी. तो इसके अंदर जो पिक्चर्स दी गई हैं उनके अंदर थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई गई है कि किन किन चीज़ों ने उस वॉर के लिए हमें मोटिवेट किया. The martyrs. Martyrs means the person who sacrifice their lives for the country. मतलब वो व्यक्ति जो देश के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं, शहीद कह सकते हैं हम. एट अ फंक्शन इन दिल्ली, ये फंक्शन की एक बात है, उसके दौरान जो हुआ उसके बारे में बताया गया है. ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स As you recall the sacrifices of India's martyrs. जैसे लता मंगेशकर का एक सॉन्ग भी है कि मेरे देश के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, उसी के रिगार्डिंग ये है. तो जो पोएटेस हैं वो कहती हैं कि वो मेरे देशवासियों अपनी आँखों में आंसू भर लो, जैसे ही तुम हमारे जो इंडिया के मार्टियर्स हैं, शहीद हैं, उनके सेक्रीफाइस को रिकॉल में रिमेंबर करोगे. जैसे ही तुम रिमेंबर करोगे तो तुम अपनी आंखों में पानी भर लो, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे. द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849. यहाँ पे जो कंपनी की जो विक्ट्रीज थी, विजय थी 1757 से 1849 तक, उसके रिगार्डिंग बताया गया है. विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. सुपीरियर वेपन्स थे, हथियार थे ब्रिटिशर्स के पास, वहाँ पे वो उनके बढ़ रहे थे, उनकी पावर बढ़ रही थी 18th सेंचुरी में इंडिया में. उसकी वजह से उनकी जो पावर थी काफ़ी बढ़ गई थी. ये इंडिया जो 1765 में इंडिया में जो हालात थे, जो कंडीशंस थी, उसके रिगार्डिंग दिखाया गया है. उस टाइम कौन कौन थे इंडिया में? इंडियन प्रिंसेस, इंडियंस जो देसी जो सत्ता होती थी, देशी राजा होते थे वो थे. ब्रिटिश थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, एंड टेरिटरी, और कुछ जो टेरिटरीज थी वो थी. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड मीन्स दूरदर्शी न होना. तो जो इंडियन प्रिंसेस थे, हमारे जो भारतीय जो देशी रियासतों के जो राजा थे, वो दूरदर्शी नहीं थे. दैट अपस्टार्ट राजाभा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. ये जो ऊपर जो दिया गया है वो तो सारा मतलब ये इवेंट को इसमें डिस्क्राइब किया गया है, और जो ये बॉक्स में है ये डायलॉग्स हैं. दैट अपस्टार्ट राजाभा कॉल द ब्रिटिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. तो वो जो हमारे जो दिखाया गया ना, जो देशी राजा थे हमारे, वो दूरदर्शी नहीं थे. वो कहते हैं कि ब्रिटिश जो इंग्लिश जो मर्चेंट्स हैं, अंग्रेज हैं, हम उनकी हेल्प लेंगे इनको हराने के लिए. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स. कॉन्स्टेंट मतलब लगातार जो फाइट चल रही थी, इसके कारण लोगों के दिमाग में, मन में कोई शांति नहीं थी. द rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. रिवलरीज मीन्स जो विरोधी लोग थे, एक दूसरे के जो देशी राजा एक दूसरे के विरोध में थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प कर रहे थे, और इस तरह एक एक करके जो हमारे देशी राजा थे वो सबड्यू मीन्स हार रहे थे. A far-seeing ruler like brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे, जैसे मैसूर में जो हमारा महान किंग टीपू सुल्तान में है, वो आखिरी सांस तक, मरने तक ब्रिटिशर्स के साथ पूरी बहादुरी के साथ लड़ते रहे. तो दोनों तरफ, दोनों पिक्चर्स में ये जो डिफरेंस है ये दिखा रखे. कुछ जो देशी राजा थे वो ऐसे भी थे जो अंग्रेज़ों की हेल्प कर रहे थे, और एक तरफ टीपू सुल्तान जैसे महान राजा भी थे जिन्होंने अपनी लाइफ को अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते सेक्रीफाइस कर दिया, बट वो झुके नहीं.
हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट? ये जो विक्ट्रीज थी अंग्रेज़ों की, अंग्रेज जो हमारे इंडियंस हैं उसके प्रति कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे अपनी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये दोनों इसमें अलग अलग दिखाई गई हैं। कुछ लोग हैं जो उनके फेवर में बोल रहे हैं और कुछ हैं जो अंग्रेज़ों को लाइक नहीं करते। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाई ठग्स। कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि हे भगवान, हम आपको थैंक्स देते हैं कि अब देश में शांति है, अब ना तो कोई लूटपाट है ठग्स के द्वारा और ना ही कुछ लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। कुछ लोग कहते हैं कि देखो भगवान ने ही ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को यहाँ पे भेजा है। अवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद दैम। और कुछ लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि देखो अब तो डेस्टिनी मीन्स हमारा जो भाग्य है वो अब उनसे जुड़ गया है। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड और किंग्स। जबकि जो कुछ लोग हैं जो उनको लाइक नहीं करते वो कह रहे हैं कि जो वाइट मैन मीन्स अंग्रेज, जो अंग्रेज हैं उन्होंने हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड, या तो मार डाला, डिथ्रोन्ड मतलब सिंहासन से बेदखल कर देना, उन्होंने हमारे राजाओं को या तो मार गिरा या उनको सिंहासन से फेंक डाला। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ लोग कह रहे हैं कि भले ही वो राजा जिनको मारा है इन्होंने, जिनको डिथ्रोन किया, भले ही वो अच्छे नहीं थे लेकिन एटलीस्ट वो हमारे देश के तो थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। लेकिन अब तो हम फॉरेनर्स मीन्स विदेशी, स्लेव मीन्स दास, अब तो हम जो फॉरेनर्स हैं विदेशी हैं उनके दास बन गए हैं। अब जो थर्ड पार्ट है इसमें ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1765 टू 1836 के बीच जो जो हैपनिंग्स हुई उसके बारे में बताया गया है। रिलीजियस लीडर्स प्रीस्ट आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो रिलीजियस लीडर थे उस टाइम हमारे, प्रीस्ट मतलब उपदेश दिए, उन्होंने उपदेश दिए। अनटचेबिलिटी मीन्स जो छुआछूत होती है, भाई तुम ऊंचे मैं नीचा, मैं ऊंचा तुम नीचे, इस तरह की जो फीलिंग्स होती है उसको अनटचेबिलिटी बोलते हैं। और जो चाइल्ड मैरिज थी उसके रिगार्डिंग जो अपने आइडियाज़ उन्होंने जो उपदेश दिए उसके बारे में लोगों के क्या व्यूज़ हैं। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेज हिज रिलीजन। जो भी समुद्र को पार, कुछ पहले के लोगों की ऐसी थिंकिंग थी, जो समुद्र पार चला जाता है तो उसका जो रिलीजन, उसका धर्म है वो भ्रष्ट हो जाता है। जबकि कुछ लोग कहते हैं ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वीमेन। मिजरी मीन्स कष्ट, जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, वो सारे औरतों के कारण हैं। पता नहीं ये लोगों की कैसी सोच थी, हो सकता है कि उनकी ऐसी सोच हो सकती है कि एक जो औरत है वो दुखों का कारण कैसे हो सकती है, उनको किसने पैदा किया, क्या बता सकते हैं, उनकी सोच ऐसी कहाँ से आई। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. और सच्चाई ये थी कि जो इंडियंस थे हमारे वो सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुके थे। द ब्रिटिश स्कोन्ड दैम, स्कोन्ड मीन्स झिड़कते थे, घृणा करते थे, उनको झिड़कते थे और उनसे नफरत करते थे। अब ये जो डायलॉग्स हैं ये जनता के हैं, मतलब जो उनके बीच एक कम्युनिकेशन हो रही है वो है। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। जो एक ब्रिटिश लीडर है वो इस पिक्चर में दिख रहा है कि आपस में बातें कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, और कहता है कि जो नेटिव्स हैं यहाँ के, जो आम निवासी हैं, अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, अनवर्दी मतलब काबिल नहीं है, वो ट्रस्ट के काबिल, विश्वास के काबिल नहीं हैं। इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ना ही वो ऑनेस्ट हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। लेकिन जो पीछे पिक्चर में आपको दिख रहा है एक बंदा खड़ा है, वो कह रहा है ये बात सच है मेरे ऑनर, लेकिन मैं ऑनेस्ट हूँ। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. Being merchants, क्योंकि जो व्यापारी थे वो तो ब्रिटिश, वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहते थे, जल्दी से जल्दी। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर टू अबंडन देयर फील्ड्स, अबंडन मतलब छोड़ना। उनके जो हैवी टैक्सेस थे उन्होंने किसानों को अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए, अपने खेत खलिहान छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। जो फार्मर्स हैं वो अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके आदमी हमारी पूरी फसल ले रहे हैं, छीन रहे हैं। यू आर स्टिल इन अरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अरियर्स मीन्स बकाया। तो वो जो ऑफिसरों कहते हैं कि क्योंकि तुम्हें पे अभी भी बकाया बाकी है, यदि तुम ये हमारे
जो बकाया है ये नेक्स्ट वीक तक पे नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मतलब उनकी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट्स। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग तरीके निकाले जिससे उनको और ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी वैन ब्रोट इन टू इंडिया। क्योंकि जो गुड्स की चीज़ें थी जो मैन्युफैक्चर्ड हो रही थी इंग्लैंड में, जब वो इंडिया में इंपोर्ट की जाती थी, लाई जाती थी, तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। अ गुड आइडिया। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया था। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियंस इंडस्ट्री। क्रिपल मतलब दबाना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉज थे, कानून थे, उन्होंने इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी उनको पूरी तरह से दबाना और कुचलना शुरू कर दिया। इनएविटेबली famines followed between 1822 and 1836 15 lakhs Indian died of starvation। ये बताया गया है कि फेमिन मीन्स अकाल। 1822 से 1836 तक काफ़ी सारे अकाल पड़े जिसके कारण हमारे जो 15 lakhs इंडियन थे वो भूख से, स्टारवेशन मीन्स भूख से मर गई। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined the expert artisans and their business। और जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, नीतियाँ थी, उनके द्वारा जो हमारे एक्सपर्ट थे, आर्टिसंस थे, सभी के बिजनेस ख़त्म हो गई, सभी को रौंद डाला उन्होंने। राम मोहन राय 1772 to 1833। अब जो राजा राम मोहन राय जो हमारे एक समाज सुधारक थे, उन्होंने क्या किया, उनके प्रति लोगों की क्या थिंकिंग थी वो बताई गई है। राम मोहन रॉय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राजा राम मोहन राय जो एक पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, बंगाल से जो बिलोंग करते थे, उन्होंने समझ लिया था कि हमारे देश में क्या कुछ गलत हो रहा था। लेट्स डिस्पाइज आवर सेल्स, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट। लेट्स नॉट डिस्पाइज आवर सेल्स। डिस्पाइज होता है हेट करना, नफरत करना। वो अपने देशवासियों को सिखाता है कि हमें खुद से घृणा नहीं करनी चाहिए, खुद को हमें हीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एंशियंट कल्चर, हमारी जो प्राचीन कल्चर है, काफ़ी ग्रेट है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स और हम आज भी उनको अचीव कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। हमें सबसे पहले अपनी सोसाइटी में रिफॉर्म मतलब सुधार लाने होंगे, क्योंकि जो सुपरस्टिशंस मीन्स अंधविश्वास हैं वो हमें रौंद रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं हमारी कल्चर को। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। वो अपने जो वाइफ हैं उनको बोलते हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। कि जो गाय होती हैं डिफरेंट कलर की हो सकती हैं, लेकिन मिल्क सभी का एक ही जैसा होता है। Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same। Essence means सार। जो अलग अलग डिफरेंट टीचर हैं उनके अलग अलग विचार हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन सार सभी धर्मों का एक ही है। सॉरी, ये जो बुक्स है ये बाद में रीड करेंगे। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। क्योंकि जो राजा राम मोहन राय थे वो जो साइंस और जो मॉडर्न नॉलेज था, ज्ञान था, उसके द्वारा वो अट्रैक्ट हुए। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। उनका ये मानना था कि जो नॉलेज है वो हमें थोड़ा सा, हालांकि हमारी जो कल्चर है काफ़ी ग्रेट है, लेकिन आज के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, और थोड़ा सा जो मॉडर्न थिंकिंग ऑफ है वो थिंकिंग जो है मॉडर्न थिंकिंग, उसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, तो उसने अपनी पत्नी को बताया, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम। कि जो गाय होती हैं अलग अलग कलर्स की हो सकती हैं, बट सभी का जो मिल्क है वो सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। अलग अलग टीचर्स के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जो सार है सभी का वो एक ही होता है, सभी धर्मों का एक ही होता है। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. There he told them। उसने समुद्र पार गया, उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की और वहाँ पे जाके देखा कि जो ब्रिटिश अंग्रेज हैं पावरफुल क्यों थे। वहाँ पे उन्होंने बताया, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। हमने आपको एज ए रूलर एक्सेप्ट कर लिया और आपने भी हमको जनता की भांति एक्सेप्ट कर लिया, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर
ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। लेकिन आपको भी एक अपनी जनता के प्रति एक रूलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको भी याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ही स्टार्टेड न्यूज़ पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड दैम इन 1823। उसने वहाँ पे जाके कुछ न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए, बट जो सस्पिशियस मीन जो संदेही जो गवर्नमेंट थी वहाँ के ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने 1823 में उनके न्यूज़पेपर्स को बंद कर दिया। ओप्रेशन 1765 टू 1835। दबाया मतलब किस तरह लोगों को दबाया गया, कुचला गया, उसके बारे में। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ओप्रेस इंडियन इन 1818। लेकिन 1818 तक का टाइम आ गया था, तभी तक जो ब्रिटिश थे उन्होंने ओप्रेस मतलब दबाना कुचलना, अत्याचार करना, उनको इंडियंस को दबाना कुचलना जारी रखा। दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड। उन्होंने रेगुलेशन थर्ड एक्ट जो था, रेगुलेशन 3 जो वो एक्ट पास किया। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। और इस जो ये जो रेगुलेशन एक्ट था, इसके अकॉर्डिंग किसी भी इंडियंस को जेल में डाला जा सकता था बिना उस पर मुकदमा चलाई। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। और इस टाइम तक जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो भी इंडिया में बड़ी बड़ी सैलरीज ले रहे थे, काफ़ी बहुत सारी सैलरीज ले रहे थे, और वो अपने प्राइवेट बिजनेस में भी अपना भाग्य आजमा रहे थे। बाई 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। और 1829 तक तो सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई थी, जो ब्रिटेन था वो एक्सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश गुड्स का, जिसकी 7 करोड़ मतलब 7 करोड़ से भी ज़्यादा लागत थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। अब जो गवर्नर जनरल था उनका बेंटिक है, उनकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लांट्स ऑफ इंडिया। जो बोन्स हैं कॉटन वीवर्स की, आर ब्लीचिंग द प्लांट्स, उनने जो रिपोर्ट लिखी वहाँ पे जाके वो ये है कि जो इंडियंस के जो कॉटन बुनने वाले थे, जो सूती कपड़ा बुनने वाले थे, उनकी जो हड्डियाँ हैं, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। वो आर ब्लीचिंग मतलब द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, मतलब जो उनकी जो हड्डियाँ हैं वीवर्स की, वो यहाँ के मैदानों की सिंचाई कर रही हैं। मतलब उनकी हड्डियों से जो भी पैसा निकल रहा है, उनके खून पसीने की कमाई से जो पैसा निकल रहा है, वो सारा ब्रिटिश इंग्लैंड में जा रहा है। डिससेटिस्फैक्शन 1835 टू 56 तक जो भी असंतोष फैला उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्सियन एंड संस्कृत। जो भारत में जो एजुकेशन थी या तो वो फारसी में थी या फिर संस्कृत में थी। इन 1835 इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड अ चेंज। और 1835 में जो इंग्लैंड से एक जो लॉर्ड मैकाले आते हैं, उन्होंने एक चेंज के बारे में सजेस्ट किया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि अपने दूसरे ऑफिसर को कह रहे हैं, उनके दोनों के डायलॉग्स हैं ये, कि जो हमें यहाँ के नेटिव्स हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू वो एजुकेशन देनी चाहिए। आई एग्री। और जो दूसरा ऑफिसर वो कहता है यस मैं तुमसे सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स अंडर दैम। और वो कह रहे हैं कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उसके कारण क्लर्क्स पैदा होंगे, टू होम द ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स अंडर दैम, जिनको जो ब्रिटिशर्स हैं वो छोटी छोटी जॉब दे सकते हैं। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। और इसके अलावा यहाँ पे एक नई जनरेशन पैदा होगी बुद्धिजीवियों की। इंटेलेक्चुअल मीन्स बुद्धिजीवी, जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनकी एक नई जनरेशन पैदा होगी। उनको न्यू एजुकेशन दी जाएगी तो ओब्वियसली वो हमारा ही फेवर करेंगे यदि हम उनको अपना लिटरेचर पढ़ाते हैं तो। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। हमें अपने ब्रदर्स को एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस। और जो देशी लोग हमारे वही सोच रहे हैं उनके एजुकेशन के बारे में। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी कंडीशन सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए हमें अपने जो ग्रीवेंसेस हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाने चाहिए।
By 1856 the British and had conquered the whole of India। और 1856 तक कंक्वेड मतलब विजय पाना, लगभग पूरे इंडिया पे वे विजय पा चुके थे, जीत चुके थे पूरे इंडिया को। दे केयर लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। अब उन्हें जो इंडियंस थी उनकी नीड की उन्हें कोई केयर नहीं थी। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। जो हमारे किंग्स थे, जो देशी राजा थे रियासतों के, वो तो उनके हाथों की कठपुतलियाँ बन चुके थे। और अपने वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हमारे जो पुराने काम धंधे थे, रोजगार था, वो सभी लोग खो चुके थे। एंड लैंड्स, जमीन भी खो चुके थे। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और वो हमारे जो भाई थे उनका धर्म भी परिवर्तन कर रहे थे। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट। सिर्फ आप बातें कर सकते हो, कुछ करो उनको यहाँ से निकालने के लिए। लोग आपस में बातें कर रहे हैं। द स्पार्क्स 1855 to 1857। टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin द peasants। जो टैक्सेस थे वो मतलब जो टैक्स लगा रखे थे लोगों पे, वो किसानों के ऊपर लगे रहे, बढ़ते रहे। ruin मतलब बर्बादी, उससे पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो बर्बाद होते रहे। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू रूल्स बिकेम डिस्पेरेट। और संथाली थे, जो संथाल जाति के लोग थे, वो अपनी लैंड खो चुके थे। तो नए रूल्स के अकॉर्डिंग जो नया रूल बना लैंड के लिए, ज़मीन का जो नया रूल बना, उसके कारण वो अपनी ज़मीनें खो चुके थे। और वो डिस्पेरेट मतलब उदास, वो उससे दुखी थे। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैस्कर्ड यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। और वो फिर 1855 में उन्होंने एक रिबेलियन मतलब एक क्रांति उठाई, एंड मैस्कर्ड वध कर दिया, मार डाला यूरोपियंस और उनके सपोर्टर्स को। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। जो डिसकंटेंट मीन्स असंतोष, जो असंतोष था बढ़ रहा था। ब्रूइंग मतलब बढ़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, सेना थी, उसमें भी जो असंतोष की लहर थी वो बढ़ रही थी। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मैनिशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। जो वाइट सोल्जर्स थे, अंग्रेज गोरे थे, उनको इंडियन सोल्जर्स की कंपैरिजन काफ़ी सैलरी मिल रही थी। वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस। जबकि जो अपने सोल्जर्स हैं इंडियंस, ये आपस में बातें कर रहे हैं, जबकि हम इंडियंस को उनकी सिर्फ दया मिलती है और बहुत कम प्रमोशन मिलता है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट अवर रिलीजन। क्योंकि ऊपर भी आया था ना एक बॉक्स में कि अगर हम सागर पार करते हैं तो हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाता है। जो अंग्रेज हमें सागर क्रॉस करने के लिए कहते हैं ताकि हमारा जो धर्म है वो उसके धर्म के विरुद्ध है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबोलिश अवर एज ओल्ड कस्टम। और ये जो टोपी वाले हैं, इस तरह हमारे अबोलिश मतलब ख़त्म करें, हमारे रिलीजन को ख़त्म कर रहे हैं। वी मस्ट ड्राइव आउट ऑफ अंग्रेज। अब वो कहते हैं कि अब हमें अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना होगा। सेपोए मंगल पांडे अटैक्ड द एडजंक्ट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। और जो सिपोए मतलब सिपाही था मंगल पांडे जो वहाँ का, उसने वहाँ का जो एडजंक्ट था, ऑफिसर था, उस ऑफ हिज रेजिमेंट, उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया और उसको एग्जीक्यूटेड मतलब उसको फांसी दे दी गई। थाउजेंड ऑफ अदर सिपोयस रिवोल्टेड। जो हजारों और सिपाही थे उन्होंने भी रिवोल्ट कर दी, क्रांति कर दी। दे वर स्ट्रिप्ड आउट ऑफ देयर यूनिफॉर्म। स्ट्रिप्ड मतलब अपनी उतारना, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म उतार के फेंक दी। उन्होंने भी क्रांति कर दी कि अब हम तुम्हारी जॉब नहीं करेंगे। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। कुछ ही इंग्लिश मैन थे, कुछ ही अंग्रेज थे जिन्होंने जो हमारे इंडियंस थे उनके कस्टम्स को और हमारे माइंड को समझने की कोशिश की। Oh, proud Brahmin soldiers, do you know that the grease on bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? अब उनमें से कोई कह रहा है, डायलॉग्स कह रहे हैं कि अरे पुअर ब्राह्मण, क्या तुम समझते हो कि जो ये आपकी जो गोली है, अब इसमें गन में जो गोली चलती है उस पर सूअर और गाय की जो है वो चर्बी फैट लगी हुई है। वट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू। डिसीव्ड मीन्स धोखा। तो ये जो वाइट अंग्रेज हैं, गोरे लोग हैं, क्या हमारे साथ ये धोखा कर रहे हैं। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज
टू टेल द पीपल दैट देयर एम्प्रर वुड वॉन्ट देयर सर्विसेज। और जल्दी ही जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें हमें पढ़ने को मिलता है ना हिस्ट्री में कि चपातियाँ भेजी गई, जहाँ जहाँ वो चपातियाँ गई दैट मीन्स तक वहाँ वहाँ तक ये क्रांति फैली। तो जल्दी सब जगह गांव से गांव तक, एक गांव से दूसरे गांव तक चपातियाँ भेजी गई। टू टेल द पीपल दैट देयर एम्प्रर वुड वॉन्ट देयर सर्विसेज, ये बताने के लिए, ये मैसेज था उसके पीछे हिडन मैसेज कि जो हमारा एम्प्रर है जो दिल्ली में बहादुर शाह जफर है उसको हमारे सेवाओं की ज़रूरत है। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। और जो गांव का जो मुखिया है वो एक जो होता है वो उसको अश्योर कर रहा है कि यस हमारा गांव है वो आपकी पूरी तरह से मदद करेगा। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, इस तरह जो फ्लावर्स थे, लोटस के फूल थे, वो भी सिपाहियों के जो सोल्जर्स थे उनके पास बीच बीच में उनके पास ले जाया गया उनको। डेथ टू फॉरेनर, और वो किस चीज़ का सिंबल था कि जो फॉरेनर्स हैं उनको मार डालो। द मासेज गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, और जो जनता थी उसने भी, पैट्रियट्स मतलब देशभक्त थे जो ये आज़ादी के लिए लड़ने वाले थे, उनको पूरी तरह से शेल्टर किया, मतलब पूरी तरह से उनको हेल्प की उनकी। रिवोल्ट, अब ये जो रिवोल्ट है 1857 की उसके बारे में है। देन देर वॉज अ वॉयलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, और फिर मेरठ में एक वॉयलेंट मतलब हिंसक एक घटना होती है। द स्पोज मार्च टू दिल्ली, और जो सिपाही हैं फिर वो दिल्ली तक चले जाते हैं। लॉन्ग लिव आवर एम्प्रर बहादुर शाह, और ये नारा लगाते हैं कि हमारा जो बहादुर शाह जफर जो सम्राट है वो जीता रहे। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और जो रिबेलियन है क्रांतिकारी हों सब जगह फैल जाते हैं। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। अब बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, वो भी ब्रिटिश जो पॉलिसीज़ थी, नीतियाँ थी, उनके कारण अपनी ज़मीन खो चुके थे और अब भी वो भी उनके विरोधी हो चुके थे। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, वो भी यही नारा लगा रहे थे कि जो वाइट अंग्रेज़ों का राज है वो ख़त्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, और सभी एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हज़रत महल और लखनऊ वर बीटर, और इस तरह और जो पुराने रूलर्स थे जैसे बेगम हज़रत महल लखनऊ में, वो भी उनके प्रति मतलब कड़वाहट उगल रही थे। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, वो भी यही कह रहे थे कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने मेरे साम्राज्य को छीन लिया है। दे ज्वाइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, अपसर्ज होता है लहर मूवमेंट, जो लड़ाई थी इसमें उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ, फॉरेनर्स के खिलाफ ज्वाइन कर लिया। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमद उल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, जो एक मौलवी अहमद उल्ला फैजाबाद के जो लीडर थे वो लोगों को कह रहे हैं, राइज ब्रदर राइज द अंग्रेज इज यूनिंग आवर लैंड, भाइयों उठो खड़े हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ो क्योंकि हमारी लैंड को, हमारे देश को ये बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली कानपुर एंड इलाहाबाद, और जो हर जगह लोग, चाहे वो बरेली कानपुर इलाहाबाद कहीं भी यूपी के ये जो सारे स्थान हैं, सभी लोग यहाँ पे क्रांति के लिए तैयार थे। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, जो अजीमुल्ला खान है वो तात्या टोपे को कहते हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो कहते हैं कि जो हमारे पेशवा नाना साहेब हैं हम उसको इस इंडिपेंडेंस के वॉर में अपना नेता चुन लेते हैं। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पेस्ट बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और जो पैट्रियट्स मतलब देशभक्त थे उन्होंने सब जगह अंग्रेज़ों के ऊपर, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई कर ली और इस तरह पूरे नॉर्थ इंडिया में बैटल्स फैली। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रेस्ट, और जो 80 साल का, मतलब ये हम देख सकते हैं कि किस तरह जो नौजवान थे, बूढ़े थे, सभी इस फाइट में शामिल हो गए। जो 80 year old कुंवर सिंह है बिहार से, उनके भी जो कलाई है उसमें गोली लगी। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, और वो कहते हैं लास्ट में जब उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं कि हे माँ गंगे, ये मेरी लास्ट आहुति है आपके लिए। तो ये था हमारा चैप्टर 3। आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।